नमस्ते दोस्तों, सब लोग कैसे हो। यूनिट 2 तक हम पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों तीसरी यूनिट पढ़ेंगे। भारत में शासन का ढांचा, BPAG 172 आपकी बुक का कोड है। ठीक है, तो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और उसी से पढ़ेंगे क्योंकि उसी से समझ में आएगा। और दोस्तों ये चैप्टर बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। क्या सीखेंगे, पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो आप ये समझो कि वर्तमान में शासन की अवधारणा व्यापक हो गई है। यानी कि दोस्तों पहले के टाइम पे अगर बात करें तो राज्य की जो सरकारें होती थी वही शासन चलाती थी, लेकिन आजकल अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन है, नागरिक समाज भी हैं, ये भी नियम बनाते हैं। ठीक है, ये भी जन कल्याण करते हैं। तो इसकी अवधारणा व्यापक हो गई है शासन शब्द की। आज राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन व संस्थाएं नागरिक समाज, कानूनों व नियमों का उपयोग करके आर्थिक कल्याण, जेंडर समानता यानी कि महिला और पुरुष में बराबरी की बात, कौमा महिला एवं बाल कल्याण, कौमा पर्यावरण संरक्षण, कौमा शैक्षिक, कौमा सांस्कृतिक विकास के कार्य कर रहे हैं। ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन। भारत में शासन के संचालन में राज्यकर्ता के साथ साथ गैर राज्यकर्ता भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। देखो, एक तो राज्यकर्ता होते हैं। कर्ता दो तरह के होते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ एजेंट्स। पहला होता है कर्ता, राज्यकर्ता। ठीक है, तो राज्यकर्ता का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक राज्य जैसे कि भारत है वो क्या है, एक राज्यकर्ता है। और गैर राज्यकर्ता जैसे कि संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, ग्रीन पीस एक NGO है वो। और जैसे कि WTO, IMF, ये सब क्या है, गैर राज्यकर्ता होते हैं। तो इनका शासन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और दोस्तों यही 20 नंबर का सवाल आता है इस चैप्टर से। भारत में शासन के संचालन में राज्यकर्ताओं की भूमिका। इसमें अपन क्या क्या देखेंगे कि जो हमारी कार्यपालिका उसकी क्या भूमिका, न्यायपालिका उसकी क्या भूमिका, ये सब संविधान के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो भारत का कानून शासन कैसे चलता है वो पढ़ेंगे। भारत में कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। भारतीय संविधान जाति, नस्ल, पंथ, लिंग, धर्म आदि की परवाह किए बिना सबको समान अधिकार व अवसर देता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करता भारत का संविधान, चाहे कोई सा भी धर्म, कोई सी जाति हो आपकी। शासन में संविधान के संचालन की रूपरेखा और राज्यकर्ताओं की भूमिका अपन निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो राज्यकर्ता का क्या योगदान है, संविधान का क्या योगदान है शासन में, वो हम पढ़ेंगे। पहली बात आप देखो, संवैधानिक सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, यानी कि संविधान सबसे बड़ा है देश में। तो भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता का अर्थ है कि देश में संविधान सबसे ऊपर है। संविधान से ही न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को अधिकार व शक्तियाँ मिलती हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, यानी कि सबसे बड़ा कानून का क्या नाम है, संविधान है। संविधान के विरुद्ध बनाया गया कोई भी कानून या संविधान के खिलाफ कोई भी कार्यवाही अवैध होगी, यानी कि मान्यता नहीं मिलेगी उस कार्यवाही को। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका को है, यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यही सब व्याख्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों का। न्यायपालिका संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्यवाही को अमान्य कर सकती है, यानी कि रद्द कर सकती है उस कानून को जो कि संविधान का उल्लंघन करता है। संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जिसको आप मूलभूत अधिकार भी कहते हो, वो हमें संविधान देता है। जैसे कानून के सामने समानता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि अपन भगवान को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, किसी धर्म को मानेंगे या नहीं मानेंगे, आस्तिक होंगे नास्तिक होंगे। ठीक है, ये भारत में ही है छूट कि आप धर्म को मानोगे या नहीं मानोगे, सिर्फ भारत में है। कोमा धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं। फिलहाल आप मान लो A धर्म से है तो B धर्म में जा सकते हैं, B धर्म को छोड़ के C में जा सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हमारा समाज इतना विकसित नहीं है, समाज के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध भी करेंगे अगर कोई धर्म अपना बदल लेता है तो। लेकिन अपने धर्म को बदलने की स्वतंत्रता है, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता सिर्फ भारत में है। भारत की संसद संविधान को ध्यान में रखकर कानून बनाती है। ये तो हो गया संवैधानिक सर्वोच्चता। ये क्या पढ़ रहे हैं, एक 20 नंबर का सवाल आएगा कि भारत के शासन में राज्यकर्ताओं की भूमिका। पहला इसमें हेडिंग था संवैधानिक सर्वोच्चता। दूसरा है संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो पहले भी पढ़ चुके हो, एक बार और पढ़ लो।
देखो संसदीय प्रणाली क्या होती है, इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है। ठीक है, अब देखो कार्यपालिका क्या होती है, इसके अंदर जैसे भारत की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के अंदर भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मंत्रिपरिषद और भारत का जो महान्यायवादी होता है, यानी कि सबसे बड़ा कानून का जानकार भारत सरकार का, वो न्यायवादी कहलाता है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल कहते हैं, वो सब कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं। ठीक है, और ये पुलिस और ये जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर, ये भी कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं। लेकिन मैं अगर संघ की कार्यपालिका यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका की बात कर रहा हूँ, देखो कार्यपालिका दो तरह की होती है। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका जिसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी आते हैं, और एक होती है स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक कार्यपालिका जिसके अंदर आईपीएस, पुलिस अधिकारी, सेना, ये सब आती है। तो यहाँ पर मैं राजनीतिक कार्यपालिका ही बात करूँगा। तो ये अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है। यानी कि दोस्तों जैसे कि विधायिका का मतलब यहाँ पे अभी आप संसद मानो, आप है ना, संसद में राज्यसभा और लोकसभा। तो ये जो कार्यपालिका है अपनी लोकतांत्रिक वैधता, यानी कि कार्यपालिका के पास में कानून बनाने के अधिकार वगैरह होंगे, किससे प्राप्त करेगी, वो विधायिका के माध्यम से प्राप्त करेगी। अब मान लो कोई सांसद बना ही नहीं, मान लो आप और मैं सांसद नहीं है ना, तो हम कानून बना नहीं सकते हैं। लेकिन हम जब सांसद चुने जाएंगे तो विधायिका के माध्यम से हमें लोकतांत्रिक वैधता मिल जाएगी, कानून बनाने लग जाएंगे, और हमारे जो कानून होंगे, जो विधेयक हम पारित करेंगे, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी कि हमें विपक्षी पार्टियों को बताना पड़ेगा किसी भी विधेयक के बारे में जो कि अधिनियम बनने वाला है। ठीक है, मान लो खेती कृषि से रिलेटेड कोई अधिनियम है, तो विपक्षी पार्टियां हमसे सवाल जवाब पूछ सकती है। तो इसी का मतलब हम विधायिका के प्रति उत्तरदायी होंगे, कार्यपालिका विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका के एक दूसरे संबंधित होते हैं। यानी कि मान लो मान लो शिक्षा मंत्री है, मैं शिक्षा मंत्री हूँ, कार्यपालिका का हिस्सा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मैं मंत्री परिषद में भी तो बैठूंगा, और दोस्तों मैं लोकसभा का भी एक सदस्य तो हूँ। तो कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें राज्य का मुखिया राष्ट्रपति, जैसे भारत राज्य का मुखिया राष्ट्रपति है और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। भारत की संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है। यानी कि अगर मैं कार्यपालिका की शक्तियों की, असली शक्तियों की बात करूं तो प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल के पास में होती है, और जबकि नाम मात्र की शक्तियाँ सिर्फ राष्ट्रपति के पास में होती है। समझ गए? तो राष्ट्रपति क्या है भारत में? राज्य का प्रमुख, और सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और ये मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा नेता होता है। मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा नेता कौन? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल को आप कैबिनेट भी बोलते हो। ठीक है, लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज करने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है। जैसे अभी 2025 की बात करें तो मेजोरिटी किसके पास है? बीजेपी के पास है सेंटर में, तो बीजेपी सरकार बना के बैठी हुई है। मंत्रिपरिषद, देखो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में किसी को कन्फ्यूज़न हो सकता है। मंत्रिपरिषद में 72 प्रकार के मंत्री आते हैं। ठीक है, छोटे मोटे सब प्रकार के मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, कैबिनेट मंत्री सब आते हैं। लेकिन दोस्तों मंत्रिमंडल में खास मंत्री आते हैं, जैसे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री, ये सब कैबिनेट या मंत्रिमंडल बनाते हैं। और मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, मतलब बहुत सारे मंत्री इसमें होते हैं। समझ गए? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी कि लोकसभा के अंदर मतलब निश्चित कानून और प्रक्रिया के तहत विधेयक लाती है, विधेयक पर चर्चा करती है, विपक्षी पार्टियों के सवाल जवाब मतलब सवालों का वो जवाब देती है मंत्रिपरिषद। संसद का निम्न सदन यानी कि लोकसभा अविश्वास पारित कर, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर सरकार को बर्खास्त कर सकती है। और ध्यान रखो, अविश्वास ये प्रस्ताव है, ये पूरे मंत्रिमंडल, पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ नहीं लाया जाता कभी भी, ये एक मंत्री पर ही लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, और अगर दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर वो मंत्री परिषद है उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा, सारे मंत्रियों को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार गिर जाएगी। तो संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है, वे मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका व कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। अभी मैंने आपको बताया जैसे
मान लो मैं शिक्षा मंत्री हूँ तो मैं मंत्री परिषद की बैठक में भी शामिल होऊंगा और मैं लोकसभा में बैठूंगा, तो मैं विधायिका का भी सदस्य हूँ, कार्यपालिका का भी सदस्य हूँ। ध्यान दो, तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों को कार्यवाहियों कार्यकारी बैठकों नीति निर्माण आदि मुद्दों पर गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। जैसे कि मान लो मैं शिक्षा मंत्री हूँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे बैठक करनी है, तो बैठक के अंदर क्या चर्चा हुई है मैं पब्लिक के अंदर आके नहीं बताऊंगा इस चीज़ को हमारी क्या चर्चा है, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट होते हैं, ठीक है, कुछ गुप्त बातें होती हैं। अब यहाँ पर कुछ केस स्टडी दी गई है दोस्तों, तो उस केस स्टडी से हमें पता चलेगा कि जो हमारी संसदीय प्रणाली में शासन है किस तरह से बेहतर रूप से चलता है। 2016 की बात है, वर्धा नामक एक ज़िला है महाराष्ट्र में, यहाँ पर एक राज्यसभा सांसद ने वर्धा महाराष्ट्र में पड़ने वाले सूखे से निपटने हेतु एक तारांकित प्रश्न पूछा था, स्टार्ड क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये तारांकित प्रश्न क्या होता है, मतलब एक प्रकार का प्रश्न होता है जिस पर सरकार को जवाब देना पड़ता है कि हमने अपनी तरफ से क्या प्रयास किए हैं। तो राज्यसभा के किसी मेंबर ने पूछ लिया, चलो बताओ आप वर्धा महाराष्ट्र में जो अकाल पड़ रहा है उसके लिए आपने क्या किए हैं। तो सरकार के जो नुमाइंदे बैठे थे राज्यसभा में, उन्होंने अपने कदम भी बताए और किसानों की सहायता संबंधित योजनाओं पर भी चर्चा की थी। ऐसा है दोस्तों, जो हमारी देश में पार्लियामेंट जो होती है, संसद जो होती है, वो देश में शासन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंच है। दोस्तों सोमनाथ चटर्जी अभी तो खैर दुनिया में नहीं है, ये पूर्व सांसद थे सोमनाथ चटर्जी। इन्होंने कहा था संसद वह संस्था है जिसके माध्यम से आप परिवर्तन ला सकते हैं देश में, और इस मंच पर यानी कि संसद पर कानूनों के साथ साथ जनता से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा की जाती है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सब। आगे चलते हैं दोस्तों, राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका। तो देखो राजनीति, अब मैंने आपको बताया कार्यपालिका दो तरह की होती है। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका जिसके अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी आता है, और एक होती है स्थायी कार्यपालिका जिसके अंदर ये प्रशासनिक अधिकारी, IAS, IPS, पुलिस के अधिकारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सेना आती है स्थायी कार्यपालिका। तो देखो भारत की जो राजनीतिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी यानी कि जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, भारत सरकार का सबसे बड़ा ये कानून का जानकार होता है, वकील होता है, भारत सरकार का सबसे बड़ा महान्यायवादी। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। कार्यपालिका के प्रमुख काम क्या हैं? कानूनों को लागू करना, राज्य की नीतियाँ बनाना, विदेश नीति बनाना, विदेशी संबंधों को संचालित करना, लोगों को सम्मान और उपाधि देना, देश की नौकरशाही व्यवस्था का संचालन करना, यानी कि जो IAS, IPS ऑफिसर वगैरह है उनकी व्यवस्था देखना, उनको निर्देश सलाह देना, लोक कल्याणकारी नीतियों को लागू करना, रक्षा, युद्ध और शांति कार्य करना, ये राजनीतिक कार्यपालिका का काम है, और बजट तैयार करना। अब एक केस की सहायता से समझो किस तरह से राजनीतिक कार्यपालिका शासन में भागीदारी निभाती है। तो देश की राजनीतिक कार्यपालिका शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कैबिनेट के द्वारा एक प्रस्ताव 15 मार्च 1950 को पारित किया गया था कैबिनेट के द्वारा, जिसमें योजना आयोग, जिसको आप प्लानिंग कमीशन कहते थे, इसको गठन करने का निर्णय लिया गया। योजना आयोग का उद्देश्य लोगों के जीवन में सुधार करना एवं देश का आर्थिक विकास करना था। लेकिन दोस्तों 21वीं सदी की आवश्यकता चुनौतियों को पूरा करने के लिए योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया सरकार के द्वारा, है ना। योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है और इसी आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। कब नाम बदला? 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म देख लो, क्या पता कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ ही ले। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के क्या उद्देश्य है दोस्तों, वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। नागरिक सहभागिता को बढ़ाना, यानी कि देश का प्रत्येक नागरिक शासन में भागीदार हो। सहकारी संघवाद को बढ़ाना, सहकारी संघवाद अब जानते हैं। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को मजबूत बनाना। पारदर्शी शासन एवं समावेशी विकास, यानी कि समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में शामिल हो। प्रौद्योगिकी को मजबूत बनाना। आगे चलते हैं दोस्तों, स्थायी कार्यपालिका की भूमिका। तो ये कार्यपालिका का दूसरा टाइप होता है जिसके अंदर सिविल सेवा के अधिकारी, केंद्र व राज्य के अधिकारी, सशस्त्र बल जिसमें सेना के अधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान आते हैं, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करते हैं। इन्हें विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा चयन किया, जैसे कि एक जिला कलेक्टर है,
वो यूपीएससी की परीक्षा पास करता है तथा ये अपने कार्य हेतु विधायक के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। ठीक है। तो राजनीतिक कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं जैसे प्रधानमंत्री, ये तो विधायक के प्रति उत्तरदायी होता है अपने कामों के लिए, लेकिन ये क्या जिला कलेक्टर विधायक का संसद के प्रति उत्तरदायी है? नहीं है, ध्यान रखना। स्थायी कार्यपालिका देश में समाज कल्याण विकास की नीतियाँ कार्यक्रम बनाकर उसे लागू करते हैं। स्थायी कार्यपालिका निम्नलिखित उपकरणों के माध्यम से शासन को मजबूत बनाती है। तो ये आप कुछ उपकरण, कुछ टूल्स, इंस्ट्रूमेंट देखो जिसके माध्यम से कार्यपालिका शासन को मजबूत बनाती है। पहला है सूचना की स्वतंत्रता। सूचना की स्वतंत्रता, इसमें क्या लिखोगे? सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार के द्वारा 2005 में पारित किया गया था। इसका इंग्लिश में पूरा नाम क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट भी कहते हैं, आरटीआई एक्ट, जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया था। जैसे कि आपको मान लो कृषि मंत्रालय से संबंधित आपको सूचनाएं मांगनी है तो आरटीआई दाखिल करके आप मंगवा सकते हो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के मुख्य प्रावधान देखो। भारत का कोई भी नागरिक सरकारी प्राधिकरण यानी कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी से सूचना प्राप्त करने हेतु रिक्वेस्ट या अनुरोध कर सकता है और ये सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए यानी कि अपने डॉक्यूमेंट, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं वो अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखेंगी तथा उनको कंप्यूटर में रखेंगी। प्राप्त सूचना की असंतुष्टि की स्थिति में यानी कि आप सेटिस्फाई नहीं हो, किसी मंत्रालय अथवा विभाग ने आपको जो सूचना दी है उससे आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में इसकी अपील कर सकते हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल। देखो विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में दो चीज़ें आती है, ध्यान रखना। एक तो राज्य विधानसभा और एक राज्य विधान परिषद। तो ये राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब लेखे जोखे का काम इसका रहता है, केग का, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, केग, निर्वाचन आयोग, अन्य संवैधानिक निकायों जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका गठन संविधान के अनुसार किया गया है, उन सभी निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाए गए। यानी कि दोस्तों आप उच्च न्यायालय से भी आप कोई सूचना मंगवा सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं आरटीआई दर्ज करके। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामरिक हितों यानी कि जो गुप्त सूचनाएं होती है देश की सुरक्षा संबंधित, ये आप नहीं मंगवा सकते हो। ठीक है, ये आप नहीं मंगवा सकते हो कि चीन के साथ अभी मतलब सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हमारे जवान कहाँ कहाँ पर तैनात किए जाएंगे। तो ये कुछ गुप्त सूचनाएं होती हैं देश से संबंधित, ये हमें इनकी परमिशन नहीं होती है, ध्यान रखना। आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य: पारदर्शिता लाना, शासन में जवाबदेही तय करना, सरकार मतलब क्या काम कर रही है जनता के लिए, नागरिकों को मजबूत बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन्स चार्टर। दोस्तों ये क्या है? भारत में नागरिक घोषणा पत्र वर्ष 2002 ईस्वी में लागू किया गया था। इसकी विशेषता पढ़ो। यह एक प्रकार का लिखित दस्तावेज होता है। इसका उद्देश्य जन सेवाओं यानी कि जो पब्लिक सर्विसेज होती है उनको एफिशिएंट, दक्ष बनाना, उनमें कोई कमी नहीं हो, तेज और जन उन्मुखी बनाना, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए बनाए गए एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। इसमें सेवाओं की गुणवत्ता, मानक और समय सीमा का जिक्र होता है। कोई भी परियोजना, कोई भी काम कब तक होगा, सिटीजन चार्टर में लिखा होता है। इसमें शिकायत निवारण तंत्र और पारदर्शिता के बारे में जानकारी होती है। इसमें जवाबदेही के बारे में भी जानकारी होती है, किस प्रकार सरकार अपना जवाबदेह होती है, अकाउंटेबल होती है जनता के प्रति। नागरिक घोषणा पत्र संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नागरिक घोषणा पत्र के फायदे देखो आप क्यों लाया गया था। यह भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगता है, यह लोगों को वस्तुओं एवं सेवाओं की वैधता की गारंटी देता है। यह ईमानदार करदाताओं यानी कि जो ईमानदार टैक्स पेयर है, जो टाइम पर टैक्स भरते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये सिटीजन चार्टर था। आगे चलते हैं दोस्तों, पब्लिक हियरिंग्स, जन सुनवाई। नाम से ही पता चल रहा होगा, भारत में जन सुनवाई एक अनौपचारिक प्रक्रिया है जिसमें सरकार स्थानीय निवासियों और प्रभावित पक्षों को प्रस्तावित परियोजनाओं के संबंध में अपनी राय और चिंताएं व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए एक खुली बैठक का आयोजन करती है। यानी कि सरकार गांव के अंदर जाती है
और लोगों को बताती कि हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है, इस परियोजना में, इस प्रोजेक्ट में हम कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो नागरिक गांव वाले अपनी चिंता बताते हैं, कुछ मुद्दे उठाते हैं, वहाँ पर डिस्कशन किया जाता है, सरकार के अधिकारी बैठे होते हैं और फाइनली उस बैठक में, मीटिंग में जो चर्चा की जाती है, सरकार के अधिकारी नोट डाउन करके ले जाते हैं और फिर उस प्रोजेक्ट में बदलाव कर दिया जाता है। ठीक है, ये है जन सुनवाई का मकसद। तो भारत सरकार की जिन परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लागू होता है, वहाँ सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के स्थानीय लोग को नागरिक समाज संगठनों को बुलाकर एक बैठक आयोजित करवाई जाए। बैठक की सुनवाई की तारीख, समय और स्थान के बारे में जनता को सूचित करने के लिए एक नोटिस प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो देखो आप, जैसे कि पर्यावरण को प्रभावित करने वाला कोई उद्योग कहीं पे लगाया जा रहा है, जैसे कि खनन उद्योग है, माइनिंग इंडस्ट्री है, लोहा खनन के लिए कंपनी लगाई जा रही है, तो जंगलों को काटा जाएगा। तो गांव वालों को पहले ही बुलाकर वहाँ पर बताया जाएगा कि भाई हम पेड़ तो काटेंगे, पेड़ लगाएंगे भी बाद में, लेकिन आपके गांव वालों को रोजगार मिलेगा और देश को लोहे कोयले की ज़रूरत है, आप जानते ही हैं। उद्योग है वो देश के विकास की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो इस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट के कारण अगर इन्वायरमेंट पर कोई असर पड़ रहा है तो वहाँ की जो सरकार के अधिकारी हैं लोगों को एक बैठक के लिए बुलाते हैं। ठीक है, सामान्यतः इन बैठकों की अध्यक्षता जिला कलेक्टर करता है, वही इस सुनवाई की शुरुआत करता है। संपूर्ण बैठक में हुई बातों प्रश्नों चिंताओं सुझावों को वापस सुनने व देखने के लिए वीडियोग्राफी भी करवाई जाती है उस बैठक की। समझ में आ रहा? आगे चलते हैं, सामाजिक ऑडिट। सामाजिक ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण भी कहते हैं इसको। भारत में सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी संगठन या सरकारी कार्यक्रम के सामाजिक और नैतिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। इसे पहली बार मनरेगा अधिनियम यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये मनरेगा स्कीम है। इसके तहत गांव के अंदर कुछ दिनों के लिए, साल के 365 दिनों में कुछ दिनों के लिए रोजगार काम धंधा दिया जाता है। जैसे कि गांव वालों को कह दिया जाए यहाँ गड्ढा खोदना है, बरसात का पानी इकट्ठा होगा, यहाँ पर स्कूल की दीवार बनानी है, पेड़ लगाने हैं। ये सब मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत गांव वालों को कुछ काम धंधा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें सामाजिक ऑडिट को पहली बार लाया गया था सरकार के द्वारा। यानी निम्न प्रकार से काम करता है। इसमें आधिकारिक दस्तावेजों की समीक्षा यानी कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, उनका रिव्यू किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वास्तविक खर्चे अधिकारिक खर्चों से मेल खाते हैं कि नहीं खाते। जैसे कि गांव में 1000 पेड़ लगाने हैं और पैसे आ गए 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़, ठीक है, और अधिकारियों ने खर्च किए 3 करोड़ 2 करोड़ रुपए खा गए। ठीक है, तो सामाजिक ऑडिट हमें यह बताता है कि वास्तविक खर्चा कितना हुआ और सरकार का असली खर्चा कितना था, होना था। ठीक है, तो यह किसी कार्यक्रम के लक्ष्यों और उसके वास्तविक प्रदर्शन के बीच अंतराल को पहचानने में मदद करता है कि सरकार का क्या लक्ष्य है और वास्तव में यह लक्ष्य कितना पूरा कर पाई है सरकार। यह सामाजिक ऑडिट हमें सुनिश्चित करने में मदद करता है कि अधिकारी अपने कार्यों के प्रति कितने जवाबदेह होते हैं। यह भ्रष्टाचार को उजागर करने में मदद करता है। सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट यह सुनिश्चित करता है कि योजनाओं का लाभ लक्षित व्यक्तियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यानी कि दोस्तों, गांव के अंदर मान लो विकलांग व्यक्ति, उन्हीं को उस योजना का लाभ मिलना था, क्या सभी विकलांग व्यक्तियों को मिल रहा है उस योजना का लाभ, यह हमें सोशल ऑडिट बताता है। आगे देखो, सोशल ऑडिट के फ़ायदे क्या हैं या सामाजिक अंकेक्षण के फ़ायदे। इससे हमें सुनिश्चित होता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग यानी कि सरकार के पैसे का उपयोग सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। इससे संगठनों और सरकारी कार्यक्रमों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। सामाजिक ऑडिट यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि समुदाय की आवश्यकता पूरी हो रही है या नहीं हो रही। अब दोस्तों आगे चलते हैं, राज्य और स्थानीय शासन। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम पढ़ रहे हैं भारत के शासन संचालन में राज्यकर्ताओं की भूमिका। इसमें अपन 4 पॉइंट पढ़ चुके, 5वां है राज्य और स्थानीय शासन। राज्य का शासन कैसा चलता है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद होते हैं, वो पढ़ते हैं। तो राज्य शासन ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता द्वारा मुख्यमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी कि हम वोट डालने के लिए जाते हैं ना, कौन मुख्यमंत्री बनेगा।
मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का सबसे बड़ा नेता होता है तथा मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह व सहायता देती है। मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह व सहायता देती है। राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती है, लेकिन नाम मात्र की शक्तियाँ होती है, ठीक है। असली शक्तियाँ मुख्यमंत्री के पास होती है, जिसको वह मंत्रिमंडल की सहायता से इंजॉय करता है। तो राज्यपाल इनका प्रयोग संविधान के अनुसार खुद करता है। इन कार्यकारी शक्तियों का उपयोग या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ मतलब जो उसके नीचे अधिकारी आते हैं राज्यपाल के नीचे। राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या है, एक बार देख लो। राज्यपाल राज्य सरकार के सभी कार्यकारी निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि राज्य के अंदर जो भी काम होते हैं राज्यपाल के नाम से ही होते हैं, राज्यपाल के साइन होते हैं उस पर। राज्यपाल विधानसभा को बुलाता है और उसका सत्र अवसान यानी कि उसको ख़त्म करने का आदेश दे सकता है। राज्यपाल किसी भी विधानसभा के सत्र को, सेशन को स्टार्ट कर सकता है, सेशन को एंड कर सकता है, ये समझो। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर, यानी कि अभी सेशन नहीं चल रहा है, विधान परिषद का भी नहीं चल रहा और विधानसभा का भी नहीं चल रहा। विधानमंडल में दो चीज़ें आती है ना, तो मान लो किसी का भी सेशन नहीं चल रहा है तो अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। अध्यादेश एक प्रकार का कानून होता है जो कि विधानमंडल के सत्र में न होने पर जारी किया जाता है। राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकता है, भंग कर सकता है। राज्यपाल राज्य के वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टें विधानमंडल के सामने रखता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकता है, यानी कि विधेयक पर अगर कुछ डाउट लग रहा है कि ये विधेयक काम का है कि नहीं काम का, क्या इससे नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का नुकसान होगा कि नहीं होगा, है ना, ये सब जानने के लिए राज्यपाल क्या करता है, नई दिल्ली राष्ट्रपति को भेज देता है कि आप देख लो विधेयक को, तो फिर राष्ट्रपति उसको बताता है। केस अध्ययन देखते हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू नाम का एक खेल होता है जिसमें तमिलनाडु में लोग क्या करते हैं कि सांड को कंट्रोल में करते हैं। सांड भागता है, ठीक है, मैदान में उसको कंट्रोल करते हैं, उसके सींग पकड़ते हैं, तो एक जल्लीकट्टू नाम का खेल है। तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया कि ये जानवरों पर हिंसा करने का एक उपकरण या साधन है। और दोस्तों सबसे पहले पेटा नाम की एजेंसी है अभी भी, पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा अमेरिका का एनजीओ है एक प्रकार का पेटा, जो कि जानवरों के प्रति सहिष्णुता रखता है, जानवर से प्यार करता है, ठीक है, जानवर को बचाने का काम करता है। तो इसने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दायर की थी जल्लीकट्टू खेल को ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा भी दी। लेकिन दोस्तों ये एक सांस्कृतिक खेल है, तमिलनाडु के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए, सड़कों पे आ गए युवा लोग। और दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने इस प्रतिबंध को हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी। मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस मामले को दखल अंदाजी करने से मना कर दिया कि हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। तो अंत में राज्यपाल ने एक अध्यादेश निकाला। अभी बताया अध्यादेश क्या होता है, मतलब अगर विधानमंडल का कोई भी सेशन नहीं चल रहा तो एक प्रकार का कानून ला सकता है राज्यपाल। अध्यादेश निकालकर राज्यपाल ने बेलों का यह खेल आयोजित, राज्यपाल ने क्या कहा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अध्यादेश मैं निकालता हूँ, तो आप एक काम करना, एक खेल आप खेल सकते हो, लेकिन सांड को यानी कि जो बैल होता है उसको क्रूरता से यानी कि क्रूरल्टी से वश में अगर आप करते हो तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई यानी कि कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको प्यार से पकड़ना तो पकड़ लो सांड को। इस केस स्टडी से हमें राज्य शासन में राज्यपाल की भूमिका को समझ सकते हैं। तो देखो किसी की बस की बात नहीं थी, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया था जल्लीकट्टू खेल नहीं होगा, और तमिलनाडु सरकार की जो याचिका थी वो भी खारिज कर दी गई। साथ में जो मद्रास हाई कोर्ट था वो भी पीछे हट गया। अंत में राज्यपाल है दोस्तों, राज्यपाल ने इस खेल को वापस स्टार्ट करवाया, लेकिन अब ये क्रूरता से नहीं खेला जाता है। स्थानीय स्तर पे शासन, तो इसमें दोस्तों भारत में विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाने यानी कि दोस्तों जो शक्तियाँ होती हैं वो उच्च स्तर से निम्न स्तर की और हो, मतलब गांव के लोग भी शासन में भागीदारी कर पाएँ, सरपंच के पास में, मेयर के पास में शक्तियाँ हों, तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो आगे बढ़ाने तथा स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी शासन में बढ़ाने हेतु 2 संविधान संशोधन लाए गए। पहला है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, इस संशोधन के जरिए भारत में ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, तहसील के स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाई गई। 74वां संविधान संशोधन देखो, इस संविधान संशोधन की सहायता से शहरों में भी त्रिस्तरीय बनाई गई व्यवस्था।
3 स्तर पे, है ना। पहला नगर पंचायत, यानी कि जो गांव शहर में तब्दील कन्वर्ट हो रहे हैं, 12,000 से लेकर 40,000 जिन गाँव की जनसंख्या हो गई है उनको नगर पंचायत बोला जाता है। और नगर पंचायत से बड़ी नगर परिषद होती है, और नगर परिषद से बड़ी नगर निगम, जैसे कि दिल्ली नगर निगम, बेंगलुरु नगर निगम, चंडीगढ़ नगर निगम। इन स्वशासी संस्थाओं को अपने क्षेत्राधिकार में नियम कानून बनाने की आज़ादी होती है। केस स्टडी देखते हर बार की तरह। देखो 1 जून 2014 को नागालैंड राज्य में एक गेरीफेमा नाम का एक गांव है। वहाँ दोस्तों तंबाकू लोग नहीं पीते, बढ़िया बात है, ठीक है। पैसे ही बच से हेल्थ भी सही होती है। तो भारत का पहला तंबाकू मुक्त गांव कौन सा है? गेरीफेमा गांव, जो कि नागालैंड में है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि गेरीफेमा ग्राम पंचायत के लोगों तथा विद्यार्थी यूनियन के अथक प्रयास, यानी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट किए तो ये संभव हो पाया। तो मतलब कि जो गांव के स्तर पे जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत होती है, वो भी डिसीज़न लेती हैं, वो भी कानून नियम बना सकती है। इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो स्थानीय स्तर पे शासन है वो 2 तरह से चलाया जाता है, शहरी स्तर और गांव के स्तर पे। आगे चलते हैं, न्यायपालिका की भूमिका। ये लास्ट टॉपिक है आपके इस सवाल का, कि शासन संचालन में राज्यकर्ताओं की भूमिका। तो न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है, विवादों का समाधान करती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कानून और कार्यपालिका की कार्यवाहियाँ संविधान के अनुरूप हो। यानी कि मान लो लोकसभा ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो कि संविधान के खिलाफ है, तो वो कानून है वो ख़त्म कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। ये न्यायपालिका की भूमिका में लिख सकते हो। तो कोई भी कानून अगर गलत है तो कानून की न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उसको गलत ठहराया जाता है। न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यह केंद्र व राज्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का काम भी करती है। जुडिशरी यह सुनिश्चित करती है कि बिना किसी भय अथवा पक्षपात के न्याय सुनिश्चित हो सबको मिले। आजकल दोस्तों जनहित याचिका, जिसको अपन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL कहते हैं, के माध्यम से भी न्यायपालिका समाज के हितों को सुरक्षित तथा कानून के शासन को मजबूत कर रही है। PIL क्या होती है? जैसे कि आपको लगता है कि मेरे इलाके में कोई ऐसी इंडस्ट्री कोई खुल गई है जिसकी वजह से यहाँ पे धुआं हो रहा है, तो मान लो उस इंडस्ट्री को आपको बंद कराना है, उस उद्योग को, तो आप सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत हो रही है सोसाइटी में, ठीक है, कोई भी तंग कर रहा हो, PIL दर्ज कर दो आप, ठीक है। तो PIL दर्ज करके भी न्यायपालिका समाज के हितों को सुरक्षित तथा कानून के शासन को मजबूत कर रही है। PIL यानी कि जनहित याचिका कोई भी नागरिक अथवा न्यायालय स्वयं ही दायर कर सकता है। कोर्ट को लगता है, जैसे कि दिवाली के दिनों के अंदर मान लो पॉल्यूशन से बचाने के लिए शहर को कोर्ट खुद ही आदेश जारी कर देता है, ठीक है। वर्ष 1967 में गोलकनाथ एक मामला हुआ है, गोलकनाथ मामला, ठीक है। उस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों यानी कि मूलभूत अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती है। ये गोलकनाथ मामला था 1967 में। इसके अलावा एक और ऐतिहासिक फैसला 1973 ईस्वी में आया था, केशवानंद भारती मामला उसको कहते हैं, बहुत ही फेमस ये केस था। इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। क्या सुनाया? संसद संविधान में ऐसे बदलाव नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल ढांचा ही नष्ट हो जाए। आ रहा समझ में? तो ये दोस्तों हमारे 6 पॉइंट है जो कि आपको 20 नंबर के सवाल में लिख के आने हैं कि शासन में राज्यकर्ताओं की क्या भूमिका होती है। आगे चलते हैं, शासन के संचालन में गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका। तो इसमें एक तो बाजार की भूमिका पढ़ेंगे अपन और एक पढ़ेंगे नागरिक समाज की। तो देखो भारत में बाजार संसाधनों के आवंटन यानी कि बाजार के अंदर पैसा है वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट होगा, बाजार की वस्तुएं किस तरह से बिकेंगी। तो बाजार के संसाधनों के आवंटन को सुगम बनाकर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देकर और व्यवसाय को संचालित करने के लिए एक मंच प्रदान करके शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? बाजार, ठीक है। सरकार उपभोक्ता यानी कि जो हम जैसे कस्टमर कंज्यूमर होते हैं उनकी हितों की रक्षा करने, बाजार की विफलता यानी कि बाजार को सही ढंग से चलाने, बाजार को विनियमित करने हेतु 2 संस्थाओं का निर्माण भारत सरकार ने किया ताकि मार्केट के अंदर वस्तु है वो अच्छे से बिके, कम कीमत पर ही बिके, कोई भ्रष्टाचार धांधली ना हो। और मार्केट में मान लो कोई शेयर बाजार में अपना पैसा डाल रहा है, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इन सब में, तो उसका पैसा डूबे ना। तो भारत ने 2 संस्थाएं बनाई है सरकार ने, एक तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI इसको कहते हैं,
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि मान लो आप स्टॉक और शेयर बाजार इनमें पैसा डाल रहे हो, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो सेबी है वो आपको बताता है कि कहाँ पे पैसे आपके सेफ रहेंगे। ठीक है। भारतीय शासन में बाजार की भूमिका, तो दोस्तों पहला इसमें देखो पॉइंट, संसाधनों का आवंटन यानी कि वितरण। तो बाजार तंत्र निर्धारित करता है कि मांग और आपूर्ति के आधार पर संसाधनों का आवंटन कैसे और कहाँ किया जाएगा। आर्थिक विकास, बाजार व्यवसायों के बीच प्रतिस्पर्धा को सक्षम करके नवाचार यानी कि नए नए कदम, दक्षता यानी कि एफिशिएंसी को प्रोत्साहित करता है, जिससे आर्थिक विकास होता है। बाजार के अंदर कंपटीशन होता है ना दो कंपनियों के बीच में, तो सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में आता है। अब सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी इसको कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है जानने का। सरकार अक्सर सार्वजनिक सेवाएं और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी का सहारा लेती है, यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी की सहारा लेती है। पीपीपी की सहायता से भारत के निम्न शहरों में ग्रीनफील्ड हाईवे अड्डे बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखो ट्रिपल पी का क्या मतलब है। अब जैसे कि मान लो एक हाईवे बनना है, उसके अंदर 5,000 करोड़ रुपए लगने हैं, सरकार के पास में सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए हैं और बाकी 3,000 करोड़ कहाँ से आएंगे। तो सरकार किसी भी ठेकेदार या किसी भी प्राइवेट कंपनी को बोलेगी कि आप मतलब 3,000 करोड़ हमें दे दो, 2,000 करोड़ हमारे पास से, 5,000 करोड़ में हाईवे बन जाएगा और मुनाफा आप लेते रहना। ठीक है, टोल टैक्स वगैरह बनाएंगे, उसमें भी आपकी हिस्सेदारी होगी, राइट। तो जब कोई बुनियादी ढांचे का विकास की कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर अगर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर के पैसा लगाए, उसको ट्रिपल पी कहते हैं। तो ट्रिपल पी की सहायता से भारत के निम्न शहरों में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। दोस्तों एक तो होता है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ठीक है, एक होता है ब्राउन फील्ड। तो ग्रीनफील्ड और ब्राउन फील्ड क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था में दो टर्म होते हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है मान लो एक समतल जमीन पड़ी है जिस पर कभी इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, कभी कुछ नहीं था वहाँ पे, ठीक है, समतल पड़ी है, तो उस पर आपने पानी की व्यवस्था की, आपने वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनाई, आपने वहाँ पे रनवे वगैरह बनाया, घास लगाई, वहाँ पे सब कुछ बढ़िया किया, लाइटें लगाई, सब कुछ आपने किया है जीरो से लेकर, वो कहलाता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। और इसी तरह के कुछ हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली और मुंबई और कोच्चि में। ठीक है, एक मैंने अभी बताया था दो प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं ना, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि वहाँ पर पहले से थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध था, यानी कि पानी की, बिजली की कुछ तो व्यवस्थाएं रही होंगी वहाँ पर। तो लेकिन ट्रिपल पी में के सामने आज बहुत सारी चुनौतियाँ हैं सार्वजनिक निजी भागीदारी के सामने, कि जैसे कि सरकार ने मतलब बहुत सारी परियोजनाएं लागू की हुई है, कागजों में लिखी हुई है, लेकिन 50% पर ही काम चल रहा है, 50% चालू हो पाई है, अभी 50% पे काम नहीं चल रहा है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती भारत सरकार के सामने है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं अभी अधर में लटके हुए हैं, काम नहीं चल रहा उन पे। आगे चलो, बाजार संचालित नीतियाँ। तो भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों को लागू किया गया था, जिसमें बाजार उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देने, यानी कि प्रत्येक वो नीति जो कि बाजार को आगे बढ़ाए, कंपटीशन बढ़े, कस्टमर को फ़ायदा हो, उसे कहते हैं बाजार उन्मुख नीति। विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया था। 1991 में आपको पता है पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री वही थे, और तब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को लागू किया गया। वो आर्थिक सुधारों के नाम से जाना जाता है। मार्केट में पैसा लाने के लिए वो सब किया गया था, भारत आगे बढ़े। सरकारी खरीद के लिए सरकारी ई बाजार, GEM, G फॉर गवर्नमेंट, E फॉर ई, M फॉर मार्केट, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक भी कह सकते हो आप। एक ऑनलाइन मंच है GEM, जो सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है। भारत सरकार ने बाजार तंत्र को मजबूत करने हेतु औद्योगिक नीतियाँ भी बनाई है, जिससे अर्थव्यवस्था की प्रगति होती है। अब दोस्तों शासन में गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका, इसमें पहली हेडिंग हो गई बाजार की भूमिका क्या थी। अब दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं अपन, नागरिक समाज की भूमिका। नागरिक समाज क्या होता है, आप और मैं मिलकर के मान लो कोई संगठन बना ले तो उसको नागरिक समाज संगठन कहते हैं, सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, CSO। तो भारत में नागरिक समाज नागरिकों और सरकार के बीच एक सेतु का काम करते हैं तथा वंचित समूह जैसे विकलांग, विधवा, अनाथ, वृद्ध, महिलाएं, ये वंचित समूह
या हाशिए पर रखे हुए समूह होते हैं। तो वंचित समूह की वकालत करते हैं। ये सरकारी कार्यों की निगरानी करके महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाते हैं। ये अनुसंधान और अभियानों के माध्यम से नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करके यानी कि सरकारों पर दबाव डालते हैं ताकि गरीब लोगों की सहायता की जा सके। और ये समुदायों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी कि जो समाज के लोग हैं उनको शिक्षा, आजीविका यानी कुछ काम धंधा भी सिखाते हैं, और समाज से इसकी सेवाएं भी नागरिक समाज संगठन देते हैं। ये पारदर्शिता, जवाबदेही, सुशासन को बढ़ावा देकर शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखो एक एक काम देख लो अच्छे से। नागरिक समाज संगठन CSO सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, मानव अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेश यानी कि समाज का प्रत्येक वर्ग के लोग हैं, प्रत्येक धर्म जाति के लोग वो शासन में भागीदारी हों, उनका विकास हो, वो समावेश कहलाता है। जैसे मुद्दों को सरकार के सामने रखते हैं। CSO सरकारी गतिविधियों पर नज़र रखने, भ्रष्टाचार को उजागर करने तथा अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जैसे साधनों का उपयोग भी करते हैं नागरिक समाज संगठन। तो बड़े काम के हैं CSO। इसके अलावा CSO गरीब लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, आजीविका जैसी सेवाएं देते हैं, अभी बताया था। CSO नागरिक भागीदारी, कानूनी अधिकार और सामाजिक मुद्दों पर प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करके समुदायों को मजबूत बनाते हैं। CSO नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सरकारी नीतियों को अदालत में चुनौती देते हैं, PIL डाल देते हैं, है ना। सरकार के कोई भी कानून अगर गलत लगता है कि इस कानून से लोगों का नुकसान होगा, तो ये जो नागरिक समाज संगठन है ये सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर देते हैं। CSO जनता को लामबंद करते यानी कि एकजुट करते हैं। भारत में कुछ नागरिक समाज अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि मजदूर किसान शक्ति संगठन, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन, ये भ्रष्टाचार को उजागर करता है, और नीति अनुसंधान केंद्र, ये भी CSO का एक एग्जाम्पल, एक नागरिक समाज संगठन है। एक और दोस्तों लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आपके इस चैप्टर का, शासन संकेतक, गवर्नेंस इंडिकेटर। ये 20 नंबर का सवाल आया हुआ है। तो शासन संकेतक हमें बताते हैं कि किसी देश में शासित वर्ग अथवा सरकार किस प्रकार का शासन चला रही है। अगर संकेतक अच्छे हैं तो उस देश में सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस स्थापित होगा। सुशासन क्या होता है? जहाँ की जिस देश में ऐसा शासन जहाँ पर लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सबको न्याय मिले, अधिकार मिले, तो इसे सुशासन कहते हैं। नहीं तो मान लो ये जो शासन संकेतक अगर खराब हो, है ना, तो हम कहेंगे उस देश में कुशासन है, मतलब भ्रष्टाचार वगैरह है, सब लोग पैसा खाते हैं वहाँ पे। शासन संकेतकों का प्रकार देख लो। पहला संकेतक है अभिव्यक्ति और जवाबदेहिता। अगर संकेतक राजनीतिक प्रक्रियाओं में नागरिक भागीदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया तक पहुंच को मापता है। ये जो संकेतक है ना, अभिव्यक्ति और जवाबदेहिता, अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को सामने रखना बिना किसी दबाव के, और जवाबदेहिता का मतलब जैसे कि सरकार है अपने किए गए जो कार्य है उनके लिए जनता के प्रति अकाउंटेबल होती है। तो एक प्रकार का संकेतक है, सरकार अपने किए गए कार्यों और कानूनों के लिए जनता के प्रति अगर जवाब दे तो वहाँ शासन अच्छी तरह से चल रहा है। जैसे मनरेगा, अभी आपको बताया है गांव के अंदर मनरेगा स्कीम चलती है, 365 दिनों में कुछ दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है, आई थिंक 100 दिनों के लिए दिया जाता है। मनरेगा में सरकार ने सामाजिक ऑडिट को लागू किया, जो सरकार की जवाबदेहिता को बताता है कि सरकार है वो जनता की भलाई के लिए अकाउंटेबल है, जवाबदेह है। सरकार सामाजिक ऑडिट को लागू करके सरकार ने बताया हम जवाबदेह हैं। शासन का दूसरा संकेतक होता है दोस्तों राजनीतिक स्थिरता व हिंसा की अनुपस्थिति। अगर किसी देश में सरकारें अपना पूरा कार्यकाल पूरा करती है, यानी कि गिरती नहीं हैं सरकारें, तथा वहाँ गठबंधन की सरकारें नहीं हैं, तो उस देश में स्थिर राजनीति चलेगी। प्रधानमंत्री को पता है कि मैं 5 साल तक शासन करूँगा, मेरे को कोई हटाएगा नहीं, तो सरकारों को टाइम मिल जाता है कि वो जनता के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाएंगे और लागू करने का उनको पर्याप्त समय भी मिलेगा। किसी देश में शांति व सौहार्द यानी कि आपसी भाईचारा का माहौल होता है तो शासन वहाँ अच्छा ही चलेगा। ये दूसरा संकेतक था। सरकारी प्रभावशीलता। अगर शासन का यह संकेतक ठीक है
तो उस देश में सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता, यानी कि जब सरकार सेवाएं देती हैं लोगों को, जैसे संसाधन जुटाने की क्षमता, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, यानी कि सबको साफ पीने का पानी मिले, गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य व शिक्षा, अच्छी बुनियादी सुविधा, खाद्य सुरक्षा, नागरिक सेवा अच्छी तरह की होगी। ये सरकार की प्रभावशीलता का संकेतक है। ठीक है, सरकार अच्छे से काम कर देगी। नियामक और गुणवत्ता संकेतक, किसी देश में यह संकेतक अच्छा होता है तो वहाँ सरल कर कानून होंगे, यानी कि वहाँ पर टैक्स के कानून हैं वो आसान होंगे, प्रतिस्पर्धी बाजार होंगे, कस्टमर को अच्छा सामान मिलेगा। जिस देश में नियामक गुणवत्ता संकेतक अच्छा होता है, साथ में व्यावसायिक कानूनों में ढील होगी, हर कोई बिजनेस कर सकेगा, व्यापार शुरू करने पे सबको छूट मिलेगा, सब्सिडी छूट। भारत में निवेशक, यानी कि जो पैसा डालते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, निवेशकों को बाजार की सही स्थिति बताने बाजार में पारदर्शिता व दक्षता लाने के लिए भारत सरकार ने सेबी एक बोर्ड की स्थापना की थी। इसका फुल फॉर्म भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये जो मार्केट के अंदर दलाल होते हैं, ठीक है, लोगों के पैसे खा जाते हैं निवेश करने के नाम पर, तो इनको रोकने के लिए, भ्रष्ट आचरण व्यवहारों को रोकने के लिए, है ना, और जो निवेशक उनके हितों की रक्षा के लिए सेबी बनाया गया था। विधि का शासन, ये संकेतक क्या, पढ़ के देखते हैं। विधि यानी कि कानून, तो कानून का शासन सुशासन की आधारशिला माना जाता है, यानी कि किसी देश में कानून के आधार पर शासन चलाया जाता है तो वहाँ पर अच्छा शासन होगा। इससे समाज के भीतर जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता, यानी कि बिना किसी भेदभाव और स्थिरता सुनिश्चित होती है। किससे? कानून के शासन से। कानून अथवा विधि का शासन संस्थाओं के प्रभावी कामकाज, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की अनुमति देता है। यह न्यायपूर्ण समाज बनाता है। विधि का शासन न्यायपूर्ण समाज बनाता है। उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने, देश की आर्थिक गतिविधियों में निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों भारत सरकार ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई है। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं क्या, भारत के अंदर जैसे कि मंत्रा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये बहुत सारी कंपनियां कंपटीशन करती हैं, ग्राहकों को लुभाने के चक्कर में नई नई स्कीम निकालती है, तो ग्राहकों को ये लोग पागल बेवकूफ़ ना बनाए, इसके लिए सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बना रखा है। अब भ्रष्टाचार पे नियंत्रण, ये संकेतक पढ़ लो। यह संकेतक भ्रष्ट परंपराओं व्यवहारों को रोकने हेतु सरकार के प्रयासों के बारे में बताता है कि अगर ये संकेतक अच्छा है, कौन सा संकेतक, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण वाला संकेतक, अगर ये संकेतक अच्छा है तो वहाँ की सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अच्छे कानून नीतियाँ बनाती हैं। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आता है। अगर किसी देश में अधिकारी रिश्वत लेते हैं तो जनता की नज़रों में उनका सम्मान कम हो जाता है। और मान लो आप जैसे ईमानदार लोग जहाँ पे घूस रिश्वत ली जाती है उस डिपार्टमेंट में जाना पसंद ही नहीं करोगे ना, क्योंकि आप ईमानदार हो ना, ईमान पे चलने वाले हो ना, बिल्कुल। जनता सरकार पर विश्वास कम करती है। अगर सरकार भ्रष्टाचार में विश्वास रखती है तो भ्रष्टाचार से विदेशी निवेश में कमी आती है। कोई भी विदेशी कंपनी निवेश नहीं करना चाहेगी जिस देश के अंदर करप्शन होते हैं, घोटाले होते हैं तथा विकास के कामों में देरी होती है। भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानूनी और नियामक ढांचे, यानी कि क्या क्या कानून बने हैं, क्या क्या फ्रेमवर्क भारत के अंदर करप्शन को रोकने के लिए, बहुत ही बढ़िया ये पॉइंट मैंने आपके लिए बनाए हैं। पहला है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, निवारण यानी कि प्रिवेंशन, रोकना, 1988 में बना था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। धन शोधन निवारण अधिनियम, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हवाले का पैसा होता है, उसको रोकने के लिए बनाया गया था 2002 में। कंपनी अधिनियम 2013, ये कॉरपोरेट कंपनियों के लिए बनाया गया था। भारतीय दंड संहिता, द इंडियन पिनल कोड 1860, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया था 2013 में। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, केंद्रीय सतर्कता आयोग भी भारत सरकार ने बनाया है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया ठीक है, मेरे ख्याल से तो आपको 20-30% तो आया होगा। एक बार और देख लोगे तो 50-60% आ जाएगा, और 3-4 बार देख लोगे तो 100% ये वाला चैप्टर समझ में आ जाएगा।
और हमें काफ़ी मेहनत लगी है दोस्तों ये सब बनाने में, लिखने में आपके लिए, ताकि अच्छा कंटेंट मैं आपको दे पाऊँ। ठीक है, पढ़ने में तभी मज़ा है, अदरवाइज़ दोस्तों फॉर्मलिटी तो हर कोई निभा लेता है। तो दोस्तों बहुत आशीर्वाद के साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 4 में। इसी तरह से अपन पढ़ेंगे हैंड रिटन। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने आपको 20-20 नंबर के भी सवाल बताए थे, जैसे कि शासन के संकेतक याद कर लेना, एक शासन के संकेतक, और शासन में गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका, गैर राज्यकर्ता जिसमें बाजार की भूमिका और नागरिक समाज की भूमिका लिख देना। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको शासन में राज्यकर्ताओं की भूमिका बताई है। ठीक है, उसमें भी मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं, आपको वो सब याद कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से अपना चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।